So guys, what's up? Very good evening to all of you, and we are going to start the chapter is that is audit and auditors. ठीक, तो this is chapter number 10 और अगेन कंफर्म कैटेगरी चैप्टर पेपर में क्वेश्चन पक्का पक्का मिलने वाला है. ठीक, तो अपन कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर्स और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग. और कल हम कवर करेंगे जनरल मीटिंग के क्वेश्चंस, मतलब मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के. और क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो सेशन थोड़ा सा बड़ा रहेगा फॉर श्योर, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं उसके. और प्लीज उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है, रात में ही उसको रिवाइज कर लेना सो दैट कि कल अपन उसको कवर कर सके. राइट, अभी ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला जो चैप्टर है इसको कवर करेंगे और मस्त एकदम रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, चलो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करना कि जो आंसर जैसे जैसे याद आते जाए फटाफट से उसको चैट पे लिखते जाना है. ठीक है, चलो. और ध्यान से सुनना, कुछ बातें बताऊंगा जो आंसर्स लिखते समय तुम्हें ध्यान रखनी है स्पेसिफिकली इस चैप्टर के लिए भी, कि हाँ कौन सा क्वेश्चन आपको लिखना है तो साथ में क्या क्या आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है. सर आप कहां से हैं? आई एम फ्रॉम दिल्ली. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. अरे ले जे का हुआ. क्वेश्चन नंबर 1 सुनना आराम से. क्वेश्चन 1 इज स्टेट द प्रोसीजर फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनिंग द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. दिल्ली में कहा ए यार, ये अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे. सुनो इधर, स्टेट द प्रोसीजर फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनिंग द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. आपको प्रोविजन बताने कंपनीज एक्ट का, किस से रिगार्डिंग? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर when the board of director did not appoint the first auditor within 1 month from the date of registration of the company. आराम से, एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होना था और 30 डेज में बोर्ड नहीं कर पाए. मेरी बात सुनो, जब फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होने की बात आती है तो कंपनी कौन सी है पहले ये चेक करना पड़ता है. क्या वो गवर्नमेंट कंपनी है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है. अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो पहले C&AG अपॉइंट करेगा, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा और उसके बाद फिर पावर मिलती है बोर्ड को. अगर CAG नहीं कर पाता तो फिर बोर्ड करता है. और नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में पहले बोर्ड करेगा. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन है या नॉन गवर्नमेंट का? तो इसने बोला when the board of director did not appoint the first auditor, तो हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे ये क्वेश्चन नॉन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ही है. क्लियर कट दिख रहा है. फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहा है कि फर्स्ट ऑडिटर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाते तो फिर कौन करेगा? तो हमने बोला पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे और उनको मिलेंगे 30 डेज. अगर 30 डेज के अंदर वो अपॉइंट कर लेते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो फिर वो इन्फॉर्म करेंगे मेंबर्स को और फिर मेंबर अपॉइंट करेंगे विद इन 90 डेज. ठीक, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वैसे रिवीजन वीडियो में वो चार्ट दिया हुआ है, बट स्टिल अगर फिर भी एक बार मैं तुम लोगों को चार्ट दिखाऊं तो इट विल बी ओके. उस चार्ट को रेफर कर लेना एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ये रहा. ऑर्डिनरी बिजनेस होता है ये रहा. अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑडिटर की, तो पहले बोर्ड अपॉइंट करेगा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा हूं, पहले बोर्ड अपॉइंट करेगा 30 डेज के अंदर और फिर अगर बोर्ड नहीं कर पाता तो बोर्ड इन्फॉर्म करेगा मेंबर को और मेंबर अपॉइंट करेंगे 90 डेज के अंदर. राइट, मेंबर को अपॉइंट करना 90 डेज के अंदर और OR पास होगा. कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट AGM तक इसका ऑफिस रहेगा. और अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात होती है तो पहले 60 डेज मिलते हैं किसको? C&AG को. अगर C&AG नहीं कर पाता तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर फिर बोर्ड अपॉइंट करता है. बोर्ड भी नहीं कर पाता तो फिर बोर्ड इन्फॉर्म करेगा मेंबर्स को और फिर मेंबर अपॉइंट करेंगे 60 डेज में. राइट, और ये 60 डेज इस 30 के बाद देखने हैं, ऐसे ये 90 भी आपको इस 30 के बाद देखने होते हैं. क्लियर है? इजी. ठीक है सर, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये प्रोविजन बस आपको लिखना होगा. अगर अब देखो इतना सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको सिंपल प्लेन लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. आप सिंपल प्लेन लैंग्वेज में लिखो. क्या? सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 ऑफ द, अब ये सबसेक्शन अगर याद आए वेल एंड गुड, नहीं याद आए तो कोई बात नहीं, यू कैन राइट इट लाइक एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. First auditor of the non-government company is to be appointed by the board of director within 30 days of the incorporation of the company. If the board fails, then the board has to inform to the members. और ये सब ना पॉइंटर्स में लिखना. ठीक है, जहां जैसे एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, इट इज ओके, उसके बाद आप पॉइंट्स में लिखोगे बेटर रहेगा. सारा कुछ अगर आप पैराग्राफ में मिक्स कर दोगे ना
तो फिर एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू गिव दैट मच टाइम टू योर आंसर शीट कि वो पढ़े उतना बैठ के, वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, और मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रिमूवल ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। अगर किसी ऑडिटर को उसके टर्म से पहले निकालना है तो क्या उसको रिमूव कर सकते हैं? हाँ। तो दो चीजें ध्यान रखना, एक एसआर चाहिए होता है यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। हाँ जी, यस यस, एमसीक्यू भी होंगे। प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। और प्रायर वर्ड अपने आप में ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि रेजोल्यूशन पास होने से भी पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लेनी है। तो यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यू हैव टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन। तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल जो आप लोगे उसको आप एप्लीकेशन डालोगे इन द फॉर्म एडीटी 2। तो सीजी को एप्लीकेशन जाएगी फॉर्म एडीटी 2 में। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगानी कितने दिन में है? जिस दिन आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया उस ऑडिटर को हटाने का, वहां से 30 डेज के अंदर, ठीक है। और उसके बाद कंपनी क्या करेगी? 60 डेज के अंदर जनरल मीटिंग करके वो रेजोल्यूशन पास कर लेगी, यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। मेरे को एक चीज बताओ, पहले एसआर पास होगा या पहले सीजी अप्रूवल आएगा? पहले सीजी अप्रूवल आएगा फिर एसआर पास होगा। ध्यान रखना ये वाली बात, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सर व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? Question number 2 is Savitri Limited is incorporated on 3rd of October 2020. The company is having a paid up share capital of 5 करोड़। कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल है 5 करोड़ की। अब कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेयर्स लिए हुए हैं 1.5 करोड़ के, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं 1.23 एंड अदर्स के पास कितने हैं? 2.27। तो अगर मैं एक चीज देखूं तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं 5 में से 1.5 एंड 1.23 दैट विल बी कमिंग टू 2.73। तो दैट इज मोर देन 51%। और अगर ये मोर देन 51% है तो ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि भैया ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि इसमें मोर देन 51% इज विद द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट कंपनी बन गई है, ठीक है। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज बीन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। भाई फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी के केस में पहले सीएजी अपॉइंट करेगा ना 60 डेज में। अगर सीएजी नहीं कर पाता तो बोर्ड करेगा, और फिर बोर्ड भी नहीं कर पाता तो फिर मेंबर करेंगे। तो यहां पर तो सीधा ही धावा किसने बोल दिया? बोर्ड ने। तुम बोर्ड थोड़े से पागल हो क्या? सीधा तुम क्यों गए? पहले तो सीएजी को भेजना था। तो ये 31 अक्टूबर को जो ये अपॉइंटमेंट हुई है, ये अपॉइंटमेंट ही इनवैलिड है। द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैव ऑब्जेक्टेड, और मेंबर अलग ही चुल में घूम रहे हैं। मेंबर ने बोला अरे इट इज ओनली द मेंबर हु कैन अपॉइंट द ऑडिटर। वो बोले सिर्फ मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं। भाई फर्स्ट ऑडिटर पहले सीएजी अपॉइंट करेगा, वो नहीं करेगा तो बोर्ड करेगा, और वो नहीं करेगा तो मेंबर के पास पावर आएगी। अब इसी को आपको समझाना है एंड यू हैव टू टेल वेदर दिस अपॉइंटमेंट इज वैलिड और नॉट। हम बोलेंगे टोटली इनवैलिड, ठीक है। तो पहले गवर्नमेंट कंपनी का मीनिंग समझाना है, ठीक है। नहीं भी समझाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि एक लाइन में लिख सकते हो कि एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज बीइंग हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली विद द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, देन इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। यू कैन राइट इट लाइक दैट, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर हम प्रोविजन कोट करेंगे 139 सबसेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और वो क्या बोलता है कि गवर्नमेंट कंपनी जो होती है, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी नहीं, गवर्नमेंट ओन्ड और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज जो होती हैं, वो वाली कंपनीज में भी पहले प्रोसीजर यही फॉलो होगा। पहले 60 डेज में सीएजी, फिर 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, और उसके बाद नेक्स्ट 60 डेज विल बी टू द मेंबर्स, ठीक है। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिल्कुल ग्रेजुएट है, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि सर ये अपॉइंटमेंट जो है इट इज टोटली इनवैलिड, और मेंबर्स की कंटेंशन भी गलत है। जो मेंबर्स ये बोल रहे हैं ना कि पहले मतलब सिर्फ मेंबर्स के पास ही राइट होता है, वो कंटेंशन भी गलत है। तो हमको दोनों कंक्लूजन लास्ट में डाल के आने हैं। द अपॉइंटमेंट सो डन इज टोटली इनवैलिड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। और दूसरी चीज क्या लिख के आओगे कि जो कंटेंशन ऑफ द मेंबर है कि सिर्फ मेंबर ही अपॉइंट कर सकता है किसको? ऑडिटर को, वो भी गलत है, वो भी एकदम बकवास है। Now coming to third question, Maya Limited. Maya Limited is a public company. महाराष्ट्र बैंक अ नेशनलाइज्ड बैंक, क्योंकि ये नेशनलाइज्ड बैंक है, हमने बोला सरकारी बैंक। ये भी एक शेयर होल्डर है बट इसके पास 18% कैपिटल है। तो क्योंकि अगर महाराष्ट्र बैंक के पास सिर्फ चिल्लड़ 18% ही है तो गवर्नमेंट कंपनी तो बनेगी नहीं माया लिमिटेड। तो यानी ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, और नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए वो बोल रहा है बताओ फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा? सेम वही प्रोसीजर, फर्स्ट 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नहीं कर पाते तो मेंबर को इन्फॉर्म करेंगे, मेंबर अपॉइंट करेगा कितने दिन में? 90 डेज में, ठीक। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर जो होगा वो कब तक अपना क्या बोलते हैं टेन्योर होल्ड करके चलेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। फिर फर्स्ट एजीएम में जनरल मीटिंग में सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, और वो
ओआर के थ्रू होगा और वो कब तक होल्ड करेगा ऑफिस? अपना कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम तक। ठीक है, तो दिस इज यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑडिटर एंड द सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अब पब्लिक कंपनी आगे वही उसी को थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, बट एब्सोल्युटली इट इज सेम क्वेश्चन। तो आंसर में यही रहेगा आपके पास। पहले तो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन बता दी हमने कि गवर्नमेंट कंपनी ये होती है, क्योंकि इस कंपनी में सिर्फ 18% है तो इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। तो कैसे अपॉइंट होगा? वही पहले आपका 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, वो नहीं कर पाते तो 90 डेज के अंदर फिर मेंबर करेंगे, और वो जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर आएगा वो बंदा ऑफिस होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम। फर्स्ट ऑडिटर ऑफिस होल्ड करता है टिल द कंक्लूजन ऑफ 1st एजीएम, और सब्सिक्वेंट वाला होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। ठीक बा? जल्दी बोल दो, जल्दी जल्दी जल्दी। डन 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 डन। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 4। 1/4 ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ सीता लिमिटेड, एक कंपनी है सीता लिमिटेड, और उसकी 1/4 कैपिटल, 1/4 कैपिटल का मतलब मैं बोलूं 25% कैपिटल है। हाँ सर, 25% कैपिटल वॉज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। सेम क्वेश्चन है भाई, 25% अगर राजस्थान गवर्नमेंट के पास है भी तो क्या हो गया? कौन सी वो गवर्नमेंट कंपनी बनी? है तो वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी ही। Mr. Neeraj, a chartered accountant, was appointed as an auditor of the company at the AGM on 30th April 2018 by an ordinary resolution. ठीक है, ये बंदा अपॉइंट हुआ एज एन ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर नहीं बोल रहा, ऑडिटर बोल रहा है। Mr. Sanjay, a shareholder of the company, object the manner of appointment of Mr. Neeraj on the ground of violation of Companies Act 2013. तो उन्होंने बोला कि इसको आपने एजीएम में अपॉइंट करा है ना, तो मिस्टर संजय जो है एक शेयर होल्डर है कंपनी के, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज करा कि भाई ये गलत है, भाई ये गलत है, बताओ कि क्या ये गलत है या सही है, और साथ में ये भी बताना है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। यू हैव टू टेल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो। ठीक है, तो हमने बोला भाई ये पहले तो एएमसी नहीं है, ये सीता लिमिटेड है। सीता लिमिटेड जो है वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी बात अगर मैं निकाल के लाऊं, तो जब कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती, और यहां सवाल फर्स्ट ऑडिटर का नहीं है, फर्स्ट ऑडिटर में पहले बोर्ड के पास पावर होती है, फिर मेंबर आते हैं। ठीक है, यहां फर्स्ट ऑडिटर नहीं है, यहां लिखा है मिस्टर नीरज चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, तो मैं मानूंगा ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात हो रही है। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो होते हैं वो एजीएम के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट हो सकते हैं। तो क्या ये जो मिस्टर संजय का ऑब्जेक्शन था, क्या ये टेनेबल था? मतलब वेदर दैट ऑब्जेक्शन वाज वैलिड? नो, कोई ऑब्जेक्शन गलत, मतलब कोई ऑब्जेक्शन सही नहीं है, ये ऑब्जेक्शन ही गलत है। भाई एजीएम में सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? यहां फर्स्ट ऑडिटर की थोड़ी बात हो रही है, तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। फर्स्ट ऑडिटर की पावर पहले किसके पास होती है? बोर्ड के पास होती है, बट सब्सिक्वेंट तो कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर्स। तो इट इज ओके, एकदम ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गुड 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 क्वेश्चन, आगे सुनना। वाईटी कंपनी, वाईटी कंपनी बोले तो यूट्यूब कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सर पर हमने तो सुना है कि कंपनी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब ये ऑडिटर बन ही नहीं सकती है। अबे लल्लू, ये सिर्फ इसका नाम है, किसी के साथ कंपनी लिख देने से वो कंपनी थोड़ी हो जाती है। वो तो लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड से हमें पता चलता है ना वो कंपनी है या नहीं है। अरे हाँ, ये तो सिर्फ लिखा हुआ है कंपनी। अब मैं लिख दूं करन एंड कंपनी, तो इसका मतलब वो कंपनी हो गई? नहीं ना। सो वाईटी कंपनी, एलएलपी, एलएलपी तो बन सकती है ना ऑडिटर? हाँ एलएलपी बन सकती है। इसमें 3 पार्टनर है, एक एल, एम और एन, वो साथ में सबके साथ सीए लिखा हुआ है, सीए एल, सीए एम और सीए एन। ठीक है, तो एल, एम और एन 3 पार्टनर है, और इनको स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया गया मेसर्स लुम्बा लिमिटेड फॉर द पास्ट 6 ईयर्स, और पिछले 6 साल से ये एलएलपी फर्म जो है ये इस कंपनी की ऑडिट कर रही है। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं जो एम वाला बंदा है ना वो एक और सीए फर्म में पार्टनर है। कौन सी सीए फर्म में पार्टनर है? इंस्टेंट कंपनी में। एडवाइस कीजिए कि अभी और ये कंपनी, यानी ये जो ये एलएलपी फर्म है वाईटी एंड कंपनी, ये एलएलपी फर्म अभी और कितने साल के लिए इसी कंपनी में मैसर्स लुम्बा लिमिटेड के लिए कितने साल के लिए और ऑडिट का काम कर सकती है? तो हमने बोला सर ऑलरेडी 6 साल बीत चुके हैं, और एक फर्म को 2 टेन्योर के लिए अपॉइंट किया जाता है, 2 टेन्योर्स ऑफ द 5 ईयर्स, तो 10 साल उसको मिलते हैं फर्म को। अभी 6 साल हुए हैं, तो अभी 4 साल और बाकी हैं। यानी अभी अगर हम 1 अप्रैल 2014 को खड़े हैं और 1 अप्रैल 2014 को खड़े होकर अभी 4 साल गिनेंगे, तो 14, 15, 15, 16, 16, 17 एंड 17, 18 4 साल हो जाएंगे। यानी अभी 31 मार्च 2018 तक मैं बोलूंगा कि ये कंटिन्यू कर सकता है एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक, व्हाट शैल बी द कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर द कंपनी? फिर उसके बाद कूलिंग पीरियड कितने साल का होगा ये तुम बताओ चैट पे, ये तुम बताओ चैट पे, कूलिंग पीरियड कितने साल का होगा?
डेट मत बताओ, सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स बता दो, कितने ईयर्स का कूलिंग पीरियड होगा, चिल करने कितने दिन जाना है? परफेक्ट, 5 साल। 5 साल का क्या रहेगा, कूलिंग पीरियड रहेगा। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैन ड्यू अ कंपनी, अब कोई एक और फर्म के बारे में बात कर रहा है, ड्यू अ कंपनी बी अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ मेसर्स लुम्बा लिमिटेड एंड इट्स अनदर लिस्टेड सब्सिडरी ड्यूरिंग सच कूलिंग ऑफ पीरियड। बोल रहे हैं जो ये हमारी इंस्टेंट कंपनी है भाई, इसको इसको नाम चेंज कर लो, एक नाम कर लो इसको, या तो आप इसको कर लो ड्यू अ कंपनी, है ना। अब ये जो एम था ये इसमें भी पार्टनर था, अब वो बोल रहे हैं ये वाली जो फर्म है, ये वाली फर्म, क्या इसको हम ऑडिटर बना सकते हैं? नहीं, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए। सुनो, जब हम कॉमन पार्टनर चेक करते हैं ना, तो हम एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट चेक करते हैं सिर्फ, ठीक है। मतलब जिस दिन ये दूसरी फर्म को आप ऑडिटर बनाना चाह रहे हो, अगर इसी दिन जिस दिन आप सोच रहे हो कि दूसरी वाली फर्म को मैं ऑडिटर रख लेता हूं, उस दिन अगर रिटायरिंग फर्म का कोई बंदा इधर कॉमन पार्टनर है तो ये इनएलिजिबल हो जाएगी। बट एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि जिस दिन इसका अपॉइंटमेंट हो रहा था उस दिन तो एम इसमें पार्टनर नहीं था, इसको अपॉइंट कर लिया गया, बाद में एम ने जाके ज्वाइन कर लिया उधर, तो क्या ये वाली फर्म को एज एन ऑडिटर वैकेट करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि कॉमन पार्टनर एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट चेक होता है, उसके आगे पीछे चेक नहीं होता, ठीक है। मैंने इस पे एग्जाम्पल भी बनवा रखा है, ये सेम क्वेश्चन भी पूछ लेना चाहिए आईसीआई को, ठीक है। जब आप, ये रहा, जब आप कॉमन पार्टनर वाला पॉइंट चेक करते हो ना, तो यू हैव टू चेक एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे आप ऑडिटर थे दूसरी फर्म के, तो दूसरी फर्म इन एलिजिबल होगी, अदरवाइज नहीं। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल देखो, यही बना रखा है कि एल एसोसिएट्स अपॉइंटेड हुआ ऑडिटर आफ्टर अपॉइंटमेंट के बिकम, मतलब जो रिटायरिंग फर्म थी ना उसमें के कोई पार्टनर था, तो एल को हमने बाद में ज्वाइन करा, और ज्वाइन होने के बाद वो बंदा कॉमन पार्टनर बन गया, तो क्या उसको वैकेट करना पड़ेगा? नहीं, वैकेट नहीं करना पड़ता। सिर्फ कॉमन पार्टनर वाले केस में एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देखते हैं, बाद में अगर ज्वाइनिंग हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बट वो एक दो केस और होते हैं, एक वो नेटवर्क वाला केस, ठीक है, अगर रिवीजन कर रखी है तो पक्का पक्का याद आ रहा होगा तुमको वो पॉइंट। एक तो कॉमन नेटवर्क वाला केस होता है, और एक वो वाला पार्टनर की, अगर वो पार्टनर इन चार्ज है जो सर्टिफाई करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, वो सीन याद आ गया। अगर ये वाले दोनों केस होते हैं, इन दोनों केस में पूरा हमेशा पूरा टेन्योर के समय रखना होता है, मतलब उस केस में पूरा टेन्योर वाइज देखना होता है, उसमें सिर्फ अपॉइंटमेंट डेट पे नहीं चेक करते हैं, ठीक है। और ये वाला कोई कोई प्रोविजन अगर पहली बार सुन रहा हो तो भैया रिवीजन वीडियो में चले जाना, और वहां पर ये वाले पॉइंट पे सारे एग्जाम्पल सहित मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, ठीक है। सुनना आगे, क्या ये जो कंपनी है वाईटी कंपनी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर ऑफ मेसर्स लुम्बा, अब चलो ठीक है, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर से तो हट जाएगी, बट क्या इसी कंपनी को मैं इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकता हूं? तो हमने बोला नहीं, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो प्रोविजन रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है ना, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर पे लगा रहा है। आप इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करो, उसमें कोई आफत नहीं है, इंटरनल ऑडिटर के लिए कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। द रेस्ट्रिक्शन इज फॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो जब आप यहां से हटोगे, आपको कूलिंग पीरियड के लिए भेजा जाएगा 5 साल के लिए, आप उस कंपनी की स्टैट ऑडिट नहीं कर सकते, बट इंटरनल ऑडिटर के लिए आप आमंत्रित हो, यू आर वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर हितेश अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वॉज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एबी लिमिटेड एज द फर्स्ट ऑडिटर। बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट ऑडिटर तो बोर्ड ही अपॉइंट करते हैं, और बोर्ड ने अपॉइंट भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। The company in the general meeting removed Mr. Hitesh without seeking the approval of the CG। अले, तुमने उसको उड़ा मारा, और वो भी बिना सीजी से अप्रूवल लिए। क्या ये सही है? नहीं भैया, पहले सीजी से अप्रूवल लेनी चाहिए थी, पहले सीजी से क्या लेनी चाहिए थी? अप्रूवल लेनी चाहिए थी। तो आपने क्यों की? और सीजी से अप्रूवल लो, एसआर पास करो, और साथ में उस बंदे को भी तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो। तुमने कुछ भी नहीं करा और सीधा उसको बोला उठ लो यहां से, तो ये तो एकदम गलत हो गया, और इस केस में तुमने क्या कर दिया? उस कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन कर दिया, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू कैन नॉट डू इट। समझ में आ रहा है तुमको? इजी लग रहा है क्वेश्चन, मुश्किल तो नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ई एफ लिमिटेड एक बच्चा कह रहा है भाई साहब वो ऑडिटर है, कोई चाय में गिरी हुई मक्खी नहीं कि जब चाहे निकाल के फेंक दिया। भाई सीजी से अप्रूवल लेनी है, समझ रहे हो? मतलब तुम
अगर ऑडिटर को हटाया जाएगा तो पहले किससे अप्रूवल लेके आओ? सीजी से, मतलब यूनी की चल। ठीक है, सुनो। ईएफ लिमिटेड अपॉइंटेड एन इंडिविजुअल फर्म। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और तुम्हारे पेपर में भी आ सकता है, ध्यान से सुनना। एक ईएफ लिमिटेड कंपनी है, उसने एक इंडिविजुअल फर्म नरेश एंड कंपनी को, यानी मिस्टर, क्योंकि इंडिविजुअल फर्म है तो मिस्टर नरेश ही जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको अपॉइंट करा एज एन ऑडिटर। ठीक है सर। और 30 सितंबर 2022 को एजीएम हुई, उसमें अपॉइंट हो गए भैया। मिसेस कमला, वाइफ ऑफ मिस्टर नरेश, इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। ए राम, ये कमला नहीं, ये कमली है भाई साहब। इसने क्या करा, कंपनी के शेयर्स में पैसे लगा दिए। बट अच्छी चीज ये हुई कि इसने सिर्फ 1 लाख की फेस वैल्यू वाइज शेयर खरीदे हैं। अगर 1 लाख से ज्यादा, मार्केट वैल्यू कितनी भी हो, इनकी मार्केट वैल्यू 200 करोड़ हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, फेस वैल्यू वाइज यू आर अलाउड कि आप 1 लाख की सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हो। जो बंदा अपॉइंट हुआ है वो खुद नहीं कर सकता, बट रिलेटिव को अलाउड होता है कि रिलेटिव 1 लाख तक की सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है। 1 लाख रुपीज फेस वैल्यू वाइज देखना है, 1 लाख रुपीज मार्केट वैल्यू वाइज नहीं देखना होता। तो ये जो कंपनी है, क्या क्या इस कंपनी को, नरेश एंड कंपनी को अलाउ किया जाना चाहिए कि यू शुड कंटिन्यू एज एन ऑडिटर और यू हैव टू वेकेट द ऑफिस? सर, ही विल कंटिन्यू एज एन ऑडिटर, उसको वेकेट नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? इसीलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसकी जो वाइफ है वो उसकी रिलेटिव है, और रिलेटिव ने सिक्योरिटी होल्ड की है, नो डाउट सिक्योरिटी होल्ड की है, कंपनी में ही होल्ड की है, और उसकी फेस वैल्यू जो है ना वो 1 लाख तक ही है, यानी वो लिमिट के अंदर अंदर है, तो इसीलिए इट इज अलाउड। ठीक है भैया। चलो, अच्छा एक सवाल वैसे पूछूं, ऐसे दिल में आया अभी, अगर मान लो कि वो 1 लाख से ज्यादा की सिक्योरिटी होल्ड कर भी लेती, मतलब फेस वैल्यू वाइज भी मान लो 1 लाख से ऊपर चला जाता, तो फिर क्या होता? फिर क्या होता? फिर क्या होता? फिर क्या होता? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। फिर क्या होता? सर फिर पता है क्या होता? फिर 60 डेज में उसे करेक्टिव एक्शन लेना होता। अगर तो वो करेक्टिव एक्शन ले लेता तो वेल एंड गुड, और अगर वो करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाता तो ही हैज टू वेकेट, ही हैज टू वेकेट। रोहन भैया 6 मंथ नहीं होता नालायक, 60 डेज होता है। सॉरी बोल, नालायक। क्वेश्चन नंबर 8। रूपा लिमिटेड, रूपा लिमिटेड, ठीक है, रूपा लिमिटेड, a listed company, appointed Messrs. KK and Associates as an audit firm of the companies as the company's auditor in the AGM on 30th September 2017। ठीक है, KK and Associates को ऑडिटर अपॉइंट करा। एक्सप्लेन द प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट और अरे यार सेम सिमिलर क्वेश्चन है। अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट का आपको वो बताना है कि कैसे अपॉइंटमेंट होती है। तो अगर 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 ये केके एंड एसोसिएट्स है, ऑडिट फर्म है, तो इंडिविजुअल ऑडिटर 5 साल के कॉन्सेक्यूटिव टर्म के लिए अपॉइंट होता है। फर्म जो होती है वो 2 5 5 साल के कॉन्सेक्यूटिव टर्म के लिए अपॉइंट होती है, फिर 5 साल का उनका कूलिंग पीरियड आ जाता है। और एक चीज ये ध्यान रखना एक चीज ये ध्यान रखना कि इस केस में क्योंकि ये फर्म है तो सीधा 2 टेन्योर के लिए अपॉइंट होगी। ठीक है, 2 टेन्योर के लिए अपॉइंट होगी, और 17 में अपॉइंटमेंट हुई है तो 2 टेन्योर, यानी कि 2027 वाली जो एजीएम होगी वहां तक अपॉइंटेड है। उसके बाद भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ मतलब गो टू कूलिंग पीरियड। पिंटू लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? पिंटू लिमिटेड, और वो अपॉइंट करना चाहता है चिंटू को चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब प्रैक्टिसिंग चिंटू भैया जो है ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और पिंटू लिमिटेड जो है वो चिंटू लिमिटेड को एज अ ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती है। व्हाट आर द कंटेंट ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी इशूड इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट? आपको ये बताना है कि रूल्स के हिसाब से जो ये ऑडिटर सर्टिफिकेट इशू करता है ना, उस सर्टिफिकेट में वो क्या बातें लिखता है? तो मैंने बोला 4 बातें लिखता है। कितनी बातें लिखता है? 4 बातें लिखता है। पहला, कि वो बंदा जो है ही इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, वो बंदा एलिजिबल है, डिस्क्वालिफाइड नहीं है। दूसरा, उसका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो एज पर टर्म हुआ है। ठीक है। तीसरा, वो उसकी जो अपॉइंटमेंट है लिमिट्स के अंदर है। सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज जी, जिसके अंदर लिमिट लिखी गई है कि आप 20 कंपनीज की ऑडिट पकड़ सकते हो मैक्सिमम, बट उसमें फिर वो स्मॉल कंपनी एंड ऑल दैट उनको काउंट नहीं करते, तो वो लिमिट के अंदर अंदर है भैया। एंड जो इसने लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग दी है कि इसकी फर्म के अगेंस्ट अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो वो सारे मैटर्स के बारे में इसने डिस्क्लोज कर दिया है, एंड इट इज ट्रू एंड करेक्ट। तो इसको 4 चीजें बतानी पड़ेगी। बंदा एलिजिबल है, टर्म के हिसाब से उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, लिमिट के अंदर है, और लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग जो दी है वो इसने एकदम करेक्ट दी है और वो डिस्क्लोज कर दी गई है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
CAM is a partner in SMA and company चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड MLA कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ये जो M बंदा है ना, ये दो फर्म में पार्टनर है, एक तो SM में और एक ML में, ठीक है। अ कंपनी आर और ए कंपनी आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ मेसर्स ग्लोबल लिमिटेड फॉर पास्ट 7 years। अब ये जो कंपनी है ये ऑलरेडी 7 साल से ये ये जो ए कंपनी है, ए कंपनी मतलब दैट फर्म है, ठीक है, ये ऑलरेडी इस कंपनी की पिछले 7 साल से ऑडिटर है। फॉर हाउ मेनी मोर ईयर्स? अरे सेम क्वेश्चन है, बताओ कितने साल के लिए और ऑडिट कर सकता है? 7 साल से ऑलरेडी ऑडिट कर रहा है। फर्म को अलाउड होते हैं 2 साल, मतलब 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म, सॉरी 2 साल नहीं, 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म अलाउड होते हैं। तो 7 साल से ऑलरेडी कर रहा है, 10 साल का टोटल टेन्योर है, तो 7 साल बीत गए, अभी कितने बचे? 3 साल, 3 साल और मिलेंगे, ठीक है। क्या ML कंपनी को अपॉइंट किया जा सकता है एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ मेसर्स ग्लोबल लिमिटेड ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर SMA कंपनी? क्या हम इसको अपॉइंट कर सकते हैं? नो, सेम सिमिलर क्वेश्चन ऊपर वी हैव डन, ठीक है। क्या कूलिंग पीरियड के दौरान अपॉइंट कर पाओगे? हमने बोला नहीं सर, क्योंकि एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कॉमन पार्टनर है सर। चलो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मूनलाइट लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, अपॉइंटेड मिस्टर टेल चार्टर्ड अकाउंटेंट एज इट्स फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ये तो सही हो गया, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शुरू के 30 दिन में, जब कंपनी रजिस्टर हुई उसके 30 दिन में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, अच्छी बात है। एंड दैट ऑडिटर विल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट AGM। हाँ, हमको मालूम है, चल हमको मत सिखा, आगे बोल। एट द फर्स्ट AGM मिस्टर टेल वॉज रीअपॉइंटेड टू होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। फिर जब पहली AGM आई तो उसी बंदे को रीअपॉइंट कर लिया गया, मतलब उसी ऑडिटर को, कि अब तुम अगले 5 साल के लिए अपॉइंट हो जाते हो। इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एग्जामिन द वैलिडिटी। क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड थी? पहले तो अपॉइंटमेंट के बारे में बताओ, रीअपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट ऑडिटर वाला पूछ रहा है कि अपॉइंटमेंट वैलिड थी। हमने बोला हाँ वैलिड थी, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड, और बोर्ड कितने दिन में करता है? 30 days में, तो दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर बोल रहे क्या रीअपॉइंटमेंट वैलिड थी? हाँ बिल्कुल वैलिड थी। सर आप तो बोले कि वो 5 साल का टेन्योर होता है, 5 साल के बाद कूलिंग, इसके तो टोटल 6 साल हो गए। जो फर्स्ट ऑडिटर वाला टेन्योर है हम उसे काउंट नहीं कर रहे। फर्स्ट AGM में जब बंदा अपॉइंट होगा तो टेन्योर के लिए अपॉइंट होगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर पे वो लिमिट लग रही है और आप 5 साल के लिए उसको चेक कर रहे हो। क्या उसके बाद वो बंदा 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ? हाँ। क्या वो 6th AGM तक रहेगा? हाँ। उसके बाद वो कूलिंग पीरियड पे चला जाएगा, तो ये भी ठीक है। In case Mr. Bell, chartered accountant, was appointed as auditor at first AGM to hold office from the conclusion of its first AGM till the conclusion of 5th AGM, that is 4-year tenure। क्या ये वैलिड होता? बोल रहे कि मान लो ऐसा हो जाता कि जब फर्स्ट AGM खत्म होती तो जो फर्स्ट ऑडिटर था ना मिस्टर टेल, हम उसे हटा देते और मिस्टर बेल कोई नया ऑडिटर ले आते और उसको सीधा एक टेन्योर 4 साल के लिए अपॉइंट करते। क्या ये ठीक था? नहीं। जब आप अपॉइंटमेंट करते हो ना, इट मस्ट बी फॉर अ कॉन्सेक्यूटिव पीरियड ऑफ 5 years। वो एक अलग बात है कि उस 5 साल के दौरान वो बंदे ने रेजिग्नेशन दे दिया या उस बंदे की डेथ हो गई तो कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी और फिर उसे फिल किया जाएगा एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8, ठीक है। बट आपको अपॉइंट करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 year। यू नीड नॉट टू अपॉइंट फॉर लेस देन 5 year, देन दैट अपॉइंटमेंट विल बिकम इनवैलिड, ठीक है। तो वही सारे आंसर्स यहां पे लिखे हुए हैं, अगर आप मैच करेंगे तो अपॉइंटमेंट इज एब्सोल्युटली वैलिड। फिर अगर आप देखोगे कि रीअपॉइंटमेंट है, इट इज ऑल्सो अगेन एब्सोल्युटली वैलिड, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, टोटली वैलिड है। और अगर आप 5 साल की जगह 4 साल के लिए अपॉइंट करते हो ना, ये गलत है, ये अपॉइंटमेंट इज नॉट वैलिड, क्योंकि आपको कॉन्सेक्यूटिव टर्म, एक कॉन्सेक्यूटिव टर्म 5 साल का उसको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद बीच में उसके साथ हो गई घटना क्या सर, घटना घटित हो जाती है और वो बंदा हट जाता है, तो वो एक अलग कहानी है, ठीक है। द ऑडिटर ऑफ द कंपनी has resigned on the 31st December while the financial year of the company ends on 31st March। फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, पर भैया ने 31 दिसंबर को बोला कि आज तो 31 दिसंबर है और अपन पार्टी करेंगे और आज के बाद अपन काम करने नहीं आएंगे, भाड़ में जाओ। और ऐसा उसने रेजिग्नेशन मुंह पे मार दिया ऑडिटर ने, किसके? कंपनी के। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। और रेजिग्नेशन के केस में कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाएगी और सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 क्या बोलता है? सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 बोलता है कि भैया ऑडिटर पता है कैसे अपॉइंट होगा? पहले तो फटाफट से बोर्ड अपॉइंट कर लेगा 30 दिन के अंदर और उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर उसको अप्रूव करा लेगा EGM रखवा के, किससे? शेयर होल्डर से। तो 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट कर लेगा और उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर उसको अप्रूव कर लिया जाएगा एट अ जनरल मीटिंग। क्लियर? चलो, ये यहां पे थोड़ी सी गलती से मिस्टेक हो गई है। सेक्शन 2 क्लॉज 45 होता है गवर्नमेंट कंपनी का,
बोल रहे बताओ गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। अब बोर कर रहा है ये, फिर वही क्वेश्चन। A public company whose shareholder include a nationalized bank holding, same repeat question है, आई विल नॉट वेस्ट एनी सिंगल मिनट। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के प्रोविजन पूछ रहा है, वही पहले सीएजी आएगा, फिर 30 दिन में, अगर वो नहीं कर पाएगा 60 दिन में तो 30 दिन में बोर्ड करेंगे, बोर्ड नहीं कर पाएगा तो फिर 60 डेज में इन्फॉर्म कर देंगे मेंबर को, मेंबर अपॉइंट करेंगे। और अगर मैं बात करता हूं कंपनी जिसके अंदर XYZ एक नेशनलाइज बैंक है पर वो सिर्फ 18% होल्ड करता है, पर अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट गवर्नमेंट कंपनी तो वो होती है जिसकी मोर देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है या फिर सेंट्रल और स्टेट के पास मिलाकर होती है। तो ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं है, यानी कि एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कैसे ऑडिटर अपॉइंट होगा, तो फिर वो पहले आपको अपॉइंटमेंट से फर्स्ट वाले के अंदर, फर्स्ट वाला जो ऑडिटर होगा वो आपको 30 डेज के अंदर अपॉइंट करना है। फिर उसके बाद अगर बोर्ड फेल कर जाता है तो बोर्ड आप इन्फॉर्म कर दोगे किसको, मेंबर को, और मेंबर अपॉइंट करेगा 90 डेज के अंदर। वाओ, बट वो एक मिनट, ये कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए 60-30-60 नहीं होता, वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए होता है, या वो गवर्नमेंट कंपनी के लिए होता है। सर वो गवर्नमेंट कंपनी के लिए होता है बट वो फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहा है। तो यहां पर इसने बोला है हाउ द ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड। ओ क्या बोला लाला, ऑडिटर। तो ये फर्स्ट ऑडिटर नहीं पूछ रहा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर भी पूछ रहा है। खाली फर्स्ट वाला मत लिख के आ जाना, क्योंकि शब्द क्या लिखा है, ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। तो ये हमने कहानी तो बता दी अच्छी अच्छी, तो ये सारी किस चीज के बारे में बता दोगे फर्स्ट ऑडिटर के बारे में, बट साथ में सब्सिक्वेंट के बारे में भी बताना। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होता है फाइनेंशियल ईयर कमेंस होने से 180 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, 180 डेज के अंदर अंदर वो बंदा अपॉइंट हो जाएगा। और दूसरे वाले केस में ऑलरेडी मैंने बता दिया, फर्स्ट ऑडिटर का बता दिया, सब्सिक्वेंट का वो ध्यान रखना, फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा और फिर 6th एजीएम तक होगा, तो 6th एजीएम तो तब तक आपको उसको रखना पड़ेगा, उसके बाद वो हट सकता है। ठीक है, आप इतनी स्पीड में बोले कि हम अब ये जिन्होंने स्पीड में देखा होगा ये लेक्चर उनको अभी फिर से देखना पड़ा होगा। अगर कोई ऑडिटर सीवी के केस में टर्म कंप्लीट करे तो उसके 5 ईयर टर्म में काउंट होगा क्या, वॉच। रोहन ने पॉइंट ही क्या पूछा, मेरे को समझ ही नहीं आया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। मिस्टर अभी अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ शक्तिमान लिमिटेड। अबे तू थोड़ा सा पागल है क्या, जो अभी है ये खुद क्यों सिक्योरिटीज होल्ड कर रहा है। और सर 1000 रुपए की फेस वैल्यू है, 1 लाख की फेस वैल्यू तक अलाउड होता है, वो रिलेटिव को अलाउड होता है, खुद को अलाउड नहीं होता। जो बंदा अपॉइंट हो रहा है एज एन ऑडिटर उसे अलाउड नहीं होता, उसका रिलेटिव होल्ड कर सकता है 1 लाख की फेस वैल्यू तक, तो खुद क्यों कर रहा है। तो दिस इज टोटली इनवैलिड, ये बंदा एलिजिबल नहीं है अच्छा क्वेश्चन, पेपर लीक कर दूं, इस बार यही आएगा पेपर में। मिस्टर प्रकाश इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मिस्टर प्रकाश कैजुअल वैकेंसी मतलब पुराने ऑडिटर का टर्म कंप्लीट करे तो न्यू वाले का टर्म रहेगा 5 साल का या नहीं। नहीं, वो फिर उसकी अपॉइंटमेंट कैजुअल वैकेंसी के हिसाब से हुई ना, तो उसका टेन्योर कैजुअल वैकेंसी तक रहेगा मतलब कैजुअल वैकेंसी वाले केस में उसका टेन्योर रहेगा। ठीक है, सुनो, मिस्टर प्रकाश एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड मिस्टर आकाश हु इज रिलेटिव ऑफ मिस्टर प्रकाश। तो रिलेटिव ने 70,000 की फेस वैल्यू की सिक्योरिटीज होल्ड की हुई है, अलाउड है। हाँ, मार्केट वैल्यू 1,10,000 है, कोई बात नहीं, मार्केट वैल्यू से मत घबराना, फेस वैल्यू 70,000 है ना, इट इज ओके। तो ये बंदा एलिजिबल है, मिस्टर प्रकाश चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेंगे, मतलब ऑडिटर रहेंगे और ऑडिटर की तरह काम कर सकते हैं, कोई ऑफिस पैकेट करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर रमेश इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडेटेड टू द कंपनी फॉर ₹6 लाख। हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम, 5 लाख से ज्यादा का इन्होंने क्या दे रखा है, इंडेटेड है। नाउ यू आर नॉट अलाउड, मिस्टर रमेश जो है वो अलाउड नहीं होंगे एज एन ऑडिटर। अब इसको लिखना कैसे है, पहले प्रोविजन लिखो, पहले आप वो कंडीशन लिख दो जिस कंडीशन की वजह से आप इसे अलाउ या डिसअलाउ कर रहे हो, किस किस कंडीशन की वजह से ये डिस्क्वालिफिकेशन में फंस रहा है, पहले वो कंडीशन लिखो और उसके साथ ही फिर उसका आंसर लिखो कि एज पर द अबव कंडीशन ही इज कवर्ड अंडर डिस्क्वालिफिकेशन या ही इज नॉट कवर्ड अंडर डिस्क्वालिफिकेशन, सो ही कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर या ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। ठीक, क्योंकि लिमिट 5 लाख की होती है, भैया जी ने 5 लाख की जगह 6 लाख का इंडेटेडनेस दिखाया हुआ है। वाओ। मिसेस के वी जे स्पाउस ऑफ मिस्टर कुमार, कोई मिस्टर कुमार है और उनकी स्पाउस है कौन, के वी जे,
चार्टर्ड अकाउंटेंट, मिस्टर कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इनकी स्पाउस जो है मिसिस केवीजे इज अ स्टोर कीपर ऑफ कंपनी। डायरेक्टर ने बोला कि मिस्टर कुमार को ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं, तो क्या ये मिस्टर कुमार एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं? सर ये कौन सी कंडीशन में फंसा रहा है? दे आर अलाउड। क्यों सर? क्योंकि जो रिलेटिव है ना, रिलेटिव इज इन द एम्प्लॉयमेंट एज अ डायरेक्टर और केएमपी। तो स्टोर कीपर क्या डायरेक्टर होता है या स्टोर कीपर केएमपी होता है? नहीं। क्या स्टोर कीपर डायरेक्टर होता है? नो। क्या स्टोर कीपर केएमपी होता है? नहीं। तो यहां पर अगर मैं बोलूं ये जो केवीजे है, केवीजे तो अपॉइंटेड एज एन एम्प्लॉय बट नॉट एज अ डायरेक्टर और केएमपी ना। ठीक है, उस कंपनी के, आप उस कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में हो, बट एम्प्लॉयमेंट में भी यू आर नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट एज अ डायरेक्टर और केएमपी, तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। ये डिसअलाउड नहीं होता। डिसअलाउड तब होता है जब यू आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और एज अ केएमपी। ये एम्प्लॉय तो है, केवीजी एम्प्लॉय तो है, बट एज अ स्टोर कीपर, और स्टोर कीपर कोई डायरेक्टर और केएमपी नहीं होता भाई। ठीक है, डन 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 डन, दैट्स गुड काजल, ग्रेट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16. The board of director of A Limited requested its stat auditor to accept the assignment of design and implementation of the suitable financial information system to strengthen the internal control mechanism of the company. करवा दिया ना गलत काम हमसे। कंपनी ने हमसे रिक्वेस्ट करी स्टैट ऑडिटर से कि प्लीज हमारा डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है आप उसको प्लीज डिजाइन कर दो और उस सारा काम उसका आप संभाल लो। भाई सेक्शन 144 भूल गए क्या? माफिया सेक्शन जो मना करता है कि कुछ एक्टिविटीज तुम्हें नहीं करनी है, स्टिल यू आर डूइंग दोज एक्टिविटीज। कौन बोला करने को? तो भैया ने 144 को वायलेट किया है। 144 में देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज विच आर प्रोहिबिटेड टू बी taken as a statutory auditor. If I am a stat auditor of a company, I am not supposed to do the activities which are mentioned in the section 144. ठीक है, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। So in the said instance, the board of director of E Limited requested its stat auditor to accept। ये गलत करा आपने भैया, दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो एक तो तुम्हारा वेकेशन हो जाएगा, तुम निकलो फुटो, अब तुम ऑडिटर की तरह कंटिन्यू नहीं कर सकते, और साथ ही साथ तुम्हारे ऊपर 147 के कॉन्सिक्वेंसेज भी आएंगे। तुम्हारे को वो क्या बोलते हैं, पेनल्टीज वगैरह भी देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ तुमको डैमेजेस वगैरह वो कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा। हो गया बेड़ा गर्क तुम्हारा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट। जेठालाल लिमिटेड, इस क्वेश्चन में सब है, बस बबीता जी नहीं है, कोई बात नहीं। जेठालाल लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1995 इन द टाउन ऑफ अलवर। फालतू कहानी बताएगा वो, यहां बनी कंपनी, यहां के राजा इसमें हमें क्या करना, मेन कंटेंट पे आओ। इट्स मेन बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग टाइल्स, और ये कंपनी क्या बनाती है? टाइल्स बनाती है। ठीक है, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब ये स्टैट ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। ठीक है, एडवाइस कीजिए। कोमल एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कोमल कौन है? अच्छा कोमल वो हाथी भाई। कोमल जो है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, होल्ड्स इक्विटी शेयर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹2 लाख ऑफ भिड़े लिमिटेड विच इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ द जेठालाल लिमिटेड। तो कोमल है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम चाह रहे हैं कि इसको स्टैट ऑडिटर रख लें, पर कोमल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, ये इक्विटी शेयर होल्ड करती है 2 लाख की फेस वैल्यू के। किसमें? किसमें? कंपनी की एसोसिएट कंपनी में। तो आप जिसको रखना चाह रहे हो वो खुद ही सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है, और वो भी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू गई भाड़ में। पहली बात तो फेस वैल्यू का अलाउड होता है रिलेटिव को, तुम तो खुद ही हो भाई अपॉइंटेड होने के लिए, यू आर डिस्क्वालीफाइड। सर कंपनी में थोड़ी होल्ड करता है, कंपनी की एसोसिएट, हाँ सब में मना होता है। कंपनी, उसकी एसोसिएट, उसकी सब्सिडरी, उसकी होल्डिंग मना होता है, नहीं होल्ड कर सकते, नहीं होल्ड कर सकते। अच्छा रिलेटिव होल्ड कर सकता है, सुनो, रिलेटिव होल्ड कर सकता है, हाँ वो भी पता है कहां पे, सिर्फ कंपनी में होल्ड कर सकता है। ओनली इट इज अलाउड इन द कंपनी। आओ टप्पू, टप्पू भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई साहब, देख रहे हो टप्पू भी सीए बन गया। Whose son owes जेठालाल लिमिटेड a sum of ₹99,000। अब टप्पू जो है वो बंदा कंपनी को पैसा ओ करता है, बट 99,000 इंडेटेडनेस है, बट 99,000 है। तो ये वैलिड है या नहीं है? ये वैलिड है। इस केस में बन जाएगा बंदा, ये बंदा क्या बन सकता है? ऑडिटर बन सकता है। तो टप्पू कैन बी ऑडिटर। तारक a qualified chartered accountant who has been convicted in the year 2005, who has been convicted in the year 2005 और by a court। कोर्ट ने इसको कन्विक्ट किया था फॉरेन ऑफेंस, पर 2005 में किया था यार।
और अब 21-22 चल रहा है, तो 5 में कन्विक्ट किया था और कन्विक्शन खत्म हुए 10 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, तो ये तो बंदा बन सकता है। तो तारक भी क्या बन सकता है? ऑडिटर बन सकता है। तो हम बोलेंगे यस सर, तारक भी ऑडिटर बन सकता है, क्योंकि 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 10 साल बीत चुके हैं फ्रॉम द कन्विक्शन। ठीक, चलो ये क्वेश्चन सेम है, अभी हमने ऊपर किया, ये क्वेश्चन भी सेम है, अभी हमने ऊपर किया, तो आई एम नॉट रिपीटिंग। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, सुनना जरा। मिस्टर सुवेश, मिस्टर सुवेश, ये भैया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इन्होंने कंपनी ज्वाइन करी एज एन ऑडिटर। बहुत अच्छी बात है सर। इन द एजीएम हेल्ड हुई सितंबर 2018 में, in which he accepted the assignment. Subsequently, in January 2019, he joined B as a partner for the consultancy firm. पहले बंदा अकेला था, फिर इसने बी को भी अपने साथ जोड़ लिया, और बी जो था ना, वो उसी कंपनी में एज अ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव काम करता था। तो भाई ये तो इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो गई ना। यानी ये वाले केस में जब तुम अपॉइंट हुए थे तब तो तुम डिस्क्वालिफाइड नहीं थे। मिस्टर सुवेश, यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड व्हेन यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, बट लेटर ऑन व्हाट यू डिड इज कि बाद में तुमने बी को अपने साथ ज्वाइन कर लिया। अब जब मान लो मैं वो सुवेश हूं और तुम बी हो और तुम मेरे साथ आके ज्वाइन हो गए, तो अब देखने में ऐसा लग रहा है कि कंपनी में एक ऐसी फर्म ऑडिट कर रही है जिसका एम्प्लॉयमेंट का वाला भी कनेक्शन आ रहा है, तो इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रही है। तो सेक्शन 141 का सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि अगर अपॉइंटमेंट के बाद भी आप डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर लेते हो तो एट दैट टाइम यू हैव टू वैकेट द ऑफिस। तो इस भैया को ऑफिस क्या करना पड़ेगा? वैकेट करना पड़ेगा। मिस्टर सुवेश हैज टू वैकेट द ऑफिस। समझे? अभी वाला क्वेश्चन सेम है। नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, ओल्ड लिमिटेड अपॉइंटेड, ये तो सेम क्वेश्चन है, उसको अपॉइंट करा नरेश एंड कंपनी को। रिपीट, इतने रिपीट क्वेश्चन आते हैं भाई साहब। सेम क्वेश्चन भी अब डन। चलो क्वेश्चन नंबर 21, ये अच्छा है, ये सुनो। मिस्टर श्याम दास इज अ पार्टनर एंड इंचार्ज हु सर्टिफाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तो वो फर्म वाला इंचार्ज वाला केस आ गया और साथ में वो सर्टिफाई करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ठीक है, और ये बंदा पार्टनर है पीए एसोसिएट्स का। फर्म अपॉइंट हुई एज एन ऑडिटर ऑफ द कान्हा लिमिटेड एंड मिस्टर श्याम दास रिटायर फ्रॉम पीए एंड आफ्टर सम टाइम ज्वाइन ए गुप्ता फर्म एज अ पार्टनर इन द जनरल मीटिंग ऑफ कान्हा लिमिटेड ऑन 15 जून 2022। कंपनी ने गुप्ता फर्म को अपॉइंट कर लिया नेक्स्ट ऑडिटर। तो ये बंदा वहां से रिटायर हुआ और वहां जाके क्या बन के बैठ गया? पार्टनर बन के बैठ गया। क्या ये गुप्ता फर्म भी एलिजिबल है फॉर द अपॉइंटमेंट? नो, गुप्ता फर्म भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो जो बंदा वहां से रिटायर हुआ वो तुम्हारे यहां पे आ गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं। मान लो, चलो इसमें क्या हुआ है, ये बंदा रिटायर हुआ 20 मई को वहां से, जिस फर्म में ये पहले था, जो फर्म पहले कंपनी का ऑडिट करती थी, वहां से ये हटा और अब ये नई वाली फर्म में आ गया। ठीक है, और नई फर्म को अपॉइंट किया गया है बाद में। मैं तो कह रहा हूं उल्टा केस लो, नई वाली फर्म पहले अपॉइंट हो गई है, अब वो वाली फर्म में से हटके अब ये बंदा ज्वाइन कर लेता है, क्या नई वाली फर्म को वैकेट करना पड़ेगा? यस सर। कॉमन पार्टनर वाले केस में हम एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देखते हैं, बट ये वाले केस में, ये पार्टनर इंचार्ज वाले केस में हमको ड्यूरिंग द टेन्योर देखना होता है। मतलब थ्रू आउट द टेन्योर वहां का बंदा यहां नहीं आना चाहिए कोई, अगर आया तो ये नई फर्म को इमीडिएटली वैकेट करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप कॉमन पार्टनर वाला केस देखते हो ना बेटा, तो कॉमन पार्टनर वाला केस आपका देखा जाता है एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, बट यहां वाले केस में एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं देखोगे। बाद में भी अगर ये हो जाता ना, लेट से ये 20 मई को ना होकर, मैं बोल रहा हूं 15 जून 2022 को ये नई वाली फॉर्म अपॉइंट हो गई एज एन ऑडिटर। अब ये बंदा मान लो वहां से रिटायर होता 15 जुलाई को, और 15 जुलाई को रिटायर होकर फिर इस फॉर्म में आ जाता गुप्ता एंड फॉर्म में, तो भी 15 जुलाई को फिर गुप्ता एंड फर्म को वैकेट करना पड़ जाता, क्योंकि एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं देखते ये पार्टनर इंचार्ज वाले केस में। फिर बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान रखना, और रहे तो नोट्स भी देख लेना उधर से, उधर क्या तुम बोलते हैं रिवीजन वाले में। ये रहा, मैंने यहां पे बनाया भी हुआ है, ये पार्टनर इंचार्ज वाला केस देखो। क्या अपॉइंट हुआ, बाद में आके वो बंदा ज्वाइन कर गया, तो क्या आपको वैकेट करना पड़ेगा? हाँ, वैकेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आफ्टर द चैप्टर्स। हार्दिक, भाई तेरा नाम क्या है?
ये तो तूने सर का नाम लिखा हुआ है और मैं तेरे को उन्हीं से बुलाता रहता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है, कर लोगे, भले ही दे दो एक लोग। क्यू वाइफ है, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करा है, कंपनी के फेस वैल्यू 1 लाख तक है, ठीक है, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। मिसिस क्यू वाइफ है, गारंटी दी है 1.5 लाख रुपए की, ठीक है। और मिसिस क्यू वाइफ है, इंडेटेड है कंपनी को कितने लाख रुपए के लिए, 1 लाख रुपए है, दिस इज 1 लाख। मेरे को लग रहा है तीनों कर लोगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 23। एल लिमिटेड, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये सुनना। एल लिमिटेड, इसके 2000 मेंबर हैं और पेड अप कैपिटल कंपनी की 1 करोड़ है, ठीक है। इसने बोला कि हम अपनी एजीएम रखते हैं 21 अगस्त 2022 को। 2 जुलाई 2022 को 50 मेंबर्स जिनके पास 6 लाख की पेड अप कैपिटल थी, 6 लाख की पेड अप कैपिटल थी, इन लोगों ने नोटिस दिया कंपनी को और अपनी इंटेंशन दिखाई, कंपनी को अपनी इंटेंशन जताई कि भाई अब जो आने वाली मीटिंग है ना, तुम उसमें डावर कंपनी को क्या करना, डावर कंपनी को अपॉइंट करना एज ऑडिटर। ओ, यानी कि, हाँ जी, फेमा के क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे। यानी कि पता है क्या करा, कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी को स्पेशल नोटिस भेजा, सेक्शन 115। सेक्शन 115 स्पेशल नोटिस का होता था, और स्पेशल नोटिस भेजा एजीएम से कम 14 दिन पहले भेजना होता है, और वो स्पेशल नोटिस भेज के बोला कि ये वाला बंदा दोबारा अपॉइंट नहीं होना चाहिए, वी डोंट वांट कि ये वाला बंदा दोबारा अपॉइंट हो। रेड विद सेक्शन 140 सबसेक्शन 4, सेक्शन 115 रेड विद सेक्शन 140 सबसेक्शन 4। पर कितने लोगों की नोटिस रिक्वायर्ड होती है, जिनके पास एटलीस्ट 1/10 नहीं होता, ना लायक, मुक्का मारूंगा, मुक्का पड़ेगा, जिनके पास एटलीस्ट 1% ऑफ द वोटिंग पावर हो, या फिर जिनके पास 5 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल हो। तो भाई जिनके पास 6 लाख की पेड अप कैपिटल है, उन्होंने स्पेशल नोटिस भेजा, तो इट इज वैलिड और नॉट? यस। 1/10 नालायक रेक्विजिशन वाले केस में होता है, सेक्शन 100, वो जो ईजीएम रेक्विजिशन पे बुलाई जाती है, वहां 1/10 होता है, ठीक है। तो यहां वाले केस में क्योंकि इनकी पेड अप कैपिटल 6 लाख थी, तो इनका स्पेशल नोटिस भेजना एकदम वैलिड था, ठीक है। बस ये चेक कर लो, ये चेक कर लो कि क्या क्या 14 दिन पहले भेज दिया है। हाँ, एजीएम हुई है 21 अगस्त को और नोटिस गया था 2 जुलाई को, तो यस यस यस, 14 दिन पहले तो भेज दिया है। और 14 दिन पहले भेज सकते हो, बट 3 महीने से ज्यादा पहले मत भेजना। मतलब यू कैन सेंड दैट नोटिस प्रायर टू द एजीएम, एटलीस्ट 14 डेज प्रायर भेजना पड़ेगा, बट नॉट अर्लियर देन 3 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ एजीएम। एजीएम की डेट से 3 महीने पहले से ज्यादा जल्दी मत भेज देना, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहां तक तो हमें समझ में आ रहा है क्वेश्चन। आगे क्या हुआ कि इसको आप हटाओ, ठीक है। और ये जो अभी कंपनी अपॉइंट हुई थी, ये सिर्फ अभी इसके 3 साल बीते हैं, तो अब ऐसा चाह रहे हैं कि इसको रीअपॉइंट नहीं होने देना, और ऐसा कर सकते हैं। वेन सच नोटिस वॉज रिसीव्ड बाय द एग्जिस्टिंग ऑडिटर, अब होता क्या, कंपनी के पास जब ये नोटिस आता है तो कंपनी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती है दैट यू हैव टू सेंड इट टू द ऑडिटर ऑल्सो, ऑडिटर को भेजो, और फिर ऑडिटर उस पर अपनी रिप्रेजेंटेशन देता है। तो जब ऑडिटर के पास ये नोटिस आया, ऑडिटर ने राइटिंग में अपनी रिप्रेजेंटेशंस बताई कि मैं इस पे अपना क्या विचार व्यक्त करता हूं, और कंपनी को भेजा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज फैक्ट्स बताओ वेदर द सेड नोटिस वॉज गिवन बाय द एडिक्वेट नंबर ऑफ मेंबर। यस, क्योंकि उनके पास 6 लाख की पेड अप कैपिटल है, बिल्कुल सही है एकदम। एंड क्या ये विद इन द टाइम लिमिट भेजा गया? हाँ, 14 दिन पहले भेजना होता है, बस 3 महीने से ज्यादा पहले नहीं भेजना होता। तो ये टाइम के अंदर भी था और मेंबर भी एलिजिबल थे, ठीक है। फर्स्ट इज डन। फिर बोल रहे क्या कंपनी इज बाउंड कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर भेजेगा हमको वो सारे मेंबर को भेजनी पड़ेगी? क्या कंपनी इस चीज के लिए बाउंड होती है? यस। जब ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन भेजता है ना, तो कंपनी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी उसको सबको भेजेगी टू द मेंबर्स। बट 2 केस होते हैं। अगर मान लो कि 2 केस का मतलब बेसिकली एक केस, अगर मान लो उसने बहुत लेट भेजा और अब इट इज नॉट पॉसिबल टू सेंड टू द मेंबर्स, देन इट शैल बी रेड आउट एट द मीटिंग। अगर मान लो उसने लेट भेजा बहुत और अब हम उसको नहीं भेज पाएंगे, ये पॉसिबल फीजिबल ही नहीं है कंपनी के लिए कि अब सबको भेज दिया जाए, तो फिर एक ऑप्शन ये होता है कि आप इसको मीटिंग में पढ़ के सुना देना। पर इस केस में भी एक पंगा ये होता है कि अगर मान लो उस बंदे ने रिप्रेजेंटेशन में कोई नीडलेस पब्लिसिटी सिक्योर करने की कोशिश की है, मतलब कुछ गलत सलत लिख दिया, कुछ अपनी पोजीशन का अब्यूज किया, या गलत बेमतलब की पब्लिसिटी गेन करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर मना कर दिया जाता है कि आप उसको रीड करके भी नहीं सुनाओगे इन द एजीएम, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। तो ये वाला वो पहले वाला केस हो गया, और ये आपका वो वाला केस हो गया कि रिप्रेजेंटेशन वाले केस में अगर मैं बोलूं
तो यस, पहले आपको सारे मेंबर को भी भेजना पड़ेगा। मेंबर्स को आप नोटिस भी भेजते हो, साथ में ऑडिटर की रिप्रेजेंटेशन भी भेजते हो। और अगर मान लो कि कंपनी बाउंड तो है, पर अगर मान लो बहुत लेट आती है तो फिर आप उसकी कॉपी आरओसी को फाइल कर दो और फिर उसके बाद ओरली मीटिंग में पढ़ के सुना देना। आगे वो वाली लाइन भी लिखनी है तो भले लिख सकते हो इस आंसर में कि अगर मान लो उसने नीडलेस पब्लिसिटी सिक्योर करने की कोशिश की या फिर अपनी पोजीशन का अब्यूज किया, तो देन इन दैट केस फिर उसको रीड भी नहीं किया जाएगा। ठीक, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लैक प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमियम क्वालिटी रेटल टॉयज। रेटल टॉयज बनाती है कंपनी। रेटल टॉयज देखे, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जो ऐसे प्लास्टिक के टॉयज आते हैं, उसको बोलते हैं रेटल टॉयज। दे हैव अ ह्यूज मार्केट फॉर देयर टॉयज ऑल ओवर इंडिया। पूरे पैन इंडिया उनकी डिमांड है। ठीक है। द कंपनी हैज अपॉइंटेड स्टैट ऑडिटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। द एंगेजमेंट लेटर ऑफ द ऑडिटर वॉज साइंड विद अ क्लॉज दैट फी इज टू बी म्यूचुअली डिसाइडेड। कंपनी ने एंगेजमेंट लेटर, हाँ झुंझुना अरे यार, झुंझुना। कंपनी ने जब अपॉइंट किया ना बंदे को, तो बोला कि फी जो है म्यूचुअली बैठ के डिसाइड कर लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। सेक्शन 142 क्या बोलता है कि जो आपकी रेम्युनरेशन है वो जनरल मीटिंग में डिसाइड होनी चाहिए, या फिर इन सच मैनर एज द कंपनी मे डिटरमाइन इन द जनरल मीटिंग, या फिर कंपनी जनरल मीटिंग में वो मैनर डिटरमाइन कर लेगी और मैनर बता देगी कि इस मैनर से फिक्स कर लेंगे। और मैंने क्लास में अपनी रेगुलर में बता रखा है, जनरली मैनर में क्या होता है कि बोर्ड को बता दिया जाता है कि तुम देख लेना। ठीक है। फिर साथ में लिख देना रेम्यूनरेशन में उसको क्या क्या मिलेगा एंड ऑल दैट। डन। क्वेश्चन नंबर 25, साइनिंग ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ऑडिट रिपोर्ट फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक रहता है, तो वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी क्या, हाँ हाँ ये यार सूची जैन साहब की कर रहे हो तुसी। स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन में बताया तो था कि जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ उसको रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। वो ऊपर क्वेश्चन आया तो था, वो मिस्टर टेल वाला। जैन साहब की यार ਤੁਹਾਡਾ ध्यान ही नहीं है की करते पे हो तुसी। ठीक है। स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग द साइनिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। तो साइनिंग के बारे में बताना है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ समझाने वाला नहीं है। साइनिंग वाला पूरा सेक्शन उठा के चिपका देना, सेक्शन 145, दैट्स इट। फिर आ रहा है राइट्स ऑफ द ऑडिटर 146। डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई बुद्धि नहीं लगानी है, राइट ऑफ द ऑडिटर बताने हैं भैया। उसको नोटिस और सारे कम्युनिकेशन मिलने चाहिए रिलेटेड टू द जनरल मीटिंग। दूसरा, की वो बंदा अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी मीटिंग को अटेंड कर सकता है और उसकी बात को सुना जाएगा। यानी जब वो बंदा मीटिंग में खड़ा होकर बोलेगा ना, तो भाई सब बैठ के एकदम फुल सुनेंगे। नहीं यार मैं नहीं जानता, सॉरी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27। मेरे को बताना तू कौन है, ठीक है, व्हाट्सएप पे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड रिक्वेस्टेड इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अरे ये तो सेम क्वेश्चन है, ऊपर कर लिया अपन ने, वही 144 वाला माफिया तुमने पकड़ लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। वाओ, अच्छा क्वेश्चन है। एबीसी कंपनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक फॉर्म है मतलब बेसिकली, और वो उसको स्टैट ऑडिटर अपॉइंट किया गया मून एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का। जब उसको स्टैट ऑडिटर अपॉइंट किया गया ना, तो हुआ क्या, इंक्वायरी में पता चला कि उसका एक पार्टनर था मिस्टर ए, जो कांडी बंदा था और जो फ्रॉड कर रहा था, फ्रॉडलेंट मैनर में एक्ट कर रहा था। तो बताओ इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो हमने बोला जब फ्रॉड वाला केस फंसता है ना, तो जो पार्टनर कंसर्न होता है वही पार्टनर के ऊपर वो पेनल्टी एप्लीकेबल होती है, एंड दैट पार्टनर शेल बी लायबल एज वेल एज द फर्म विल ऑल्सो बी लायबल ज्वाइंटली एंड सेवरली। ठीक है। तो यहां पर वो जो बंदा ए है, ही विल बी फ्रॉडलेंट, तो वो बंदा लायबल हो जाएगा, साथ में फर्म भी हो जाएगी ज्वाइंटली एंड सेवरली, और क्रिमिनली लायबिलिटी उस पार्टनर के ऊपर ही आएगी। ठीक है। यानी मिस्टर ए विल बी क्रिमिनली लायबल। ये मिस्टर टेल वाला क्वेश्चन है, ऑलरेडी 29 वाला मैं ऊपर करा के आ चुका हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने लॉ किन से पढ़ा था यार, मैं जब व्हेन आई वाज इन इंटर ना, तो आई वॉज ऑलरेडी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। तो आई नेवर टुक एनी क्लासेस फॉर लॉ, नीदर फॉर सी ए इंटर, नीदर फॉर सी ए फाइनल। तो मैंने सेल्फ किया था, रिवीजन वीडियोस देख लेता था मैं, ऐसे कहीं कहीं पे कुछ ऐसा लगता था तो फंसता था मैं। तो कोई टॉपिक मेरे को ऐसा भारी लगता था, बट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे बहुत सारा फाइनल में ना, मतलब फाइनल बोले तो सी एस फाइनल में। तो सी एस प्रोफेशनल में एडवांस्ड कंपनी लॉ होता था, सी एस एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ होता था। तो ऑलरेडी आई वॉज वेरी मच अवेयर। और फिर तब तक मैं, जब सी ए फाइनल आई वॉज गिविंग, तो एट दैट टाइम आई वॉज ग्रेजुएटेड ऑल्सो, पोस्ट ग्रेजुएटेड ऑल्सो। तो वहाँ पर भी मैंने
कंपनी लॉ पढ़ लिया था और एमकॉम का भी कंपनी लॉ पढ़ रखा था, तो मतलब ठीक था, मतलब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिक्योरिटी लॉज भी हमने सीएस में पढ़ लिया था, तो इट वॉज वेरी मच ईजी फॉर मी। दैट वॉज द रीजन आई गॉट 86 इन फाइनल। अच्छा आगे सुनना, क्वेश्चन नंबर 30। मुझे तो लग रहा है भाई ये भी सेम ही है। मिस्टर रमन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वॉज अपॉइंटेड, रमन भैया जो थे ना, रमन भैया, इनको चार्टर्ड अपॉइंट, ये चार्टर्ड अपॉइंटेड, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और इनको अपॉइंट किया गया। मैं कोई ऑल इंडिया रैंक वन नहीं हूं, ठीक है। सुनो, मेरी कोई सीए में रैंक नहीं आई, सीएस में आई गॉट रैंक, सीए में कोई रैंक नहीं है। Mr. Raman, a chartered accountant, was appointed as an auditor of Surya Distributors Limited in the AGM of the company held in August, in which he accepted the assignment. Later on, in November 2020, he joined as a partner in the consultancy firm where Mr. Som is also a partner. मिस्टर सो, अरे वो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव वाला क्वेश्चन है, मिस्टर बी वाला क्वेश्चन नहीं आया था ऊपर, सेम क्वेश्चन है, हूबहू सेम। फिर उसके बाद ये वही वाला क्वेश्चन है, म्यूचुअली डिसीजन फीस वाला। इट इज ओके, ये भी हम कर लेंगे। सीएस में कौन सी रैंक थी? 20। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड हिमसेल्फ अपॉइंटेड मिस्टर आकाश, एमडी है एक कंपनी का, भाई साहब जो एमडी है ना, उसने आकाश को अपॉइंट करा एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर। भाई तू क्या बादशाह है क्या? है? एक बात बता, तू एमडी है, चलो समझ में आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे ना 30 डेज के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को, तो ये क्या वैलिड अपॉइंटमेंट है? हम बोलेंगे नो सर, दिस इज नॉट अ वैलिड अपॉइंटमेंट, दिस इज एन इनवैलिड अपॉइंटमेंट। क्लियर? जल्दी जल्दी बोलो, मेरे को तो लग रहा है भाई ये इतना भारी चैप्टर लगता है तुमको, इतना मस्त एकदम कवर हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन में तुम लोगों को कोई डाउट रहे, कुछ भी रहे, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों के साथ व्हाट्सएप का लिंक, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप, आई हैव मेड वन ग्रुप, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, तो मैंने बोला तुम लोगों को ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम रहे तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। कंपनी लॉ में सिर्फ एक चैप्टर रह रहा है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उसे निपटाएंगे, और उसके बाद वी विल गो टू द अदर लॉ वाला पार्ट, ठीक है। अदर लॉ वाले चैप्टर साथ में फेमा वाले चैप्टर, भाई बहुत 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 एकदम कवर हो जाएगा सॉलिड तुम्हारा, ठीक है। सर इससे ज्यादा टफ तो हमें डिपॉजिट्स लगता है। डिपॉजिट्स मैं बोलूंगा, डिपॉजिट बहुत ही चिल्लर चैप्टर है, बहुत रिपीटेटिव टाइप ऑफ प्रोविजन है उसके अंदर, बट डिपॉजिट में दो चीजें जो भारी हैं, वो कुछ प्रोविजन, वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट वाला हो गया थोड़ा, वो भी वैसे इजी है। मेन जो मेरे को पर्सनली जो डिपॉजिट वाले में लगता है ना, वो लगता है वो डिपॉजिट की पूरी डेफिनेशन, कि वो क्या क्या डिपॉजिट में कवर नहीं होगा, तो उसको बस अपन को देखना है कि अगर हम उसका कुछ कर पाए तो चलो ठीक है, आई विल डू समथिंग फॉर इट। अगर उसका कुछ ऐसा निमोनिक सा बना ना कि उसको कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें यार, वो 18 पॉइंट देखने में 18 है सिर्फ, एक्चुअली इट इज नॉट 18 पॉइंट्स। वो नंबर वाइज 18-19 नजर आते हैं, बट वो 18-19 है नहीं। उसके अंदर अगर आप एक एक पॉइंट को अलग अलग करके लिखे ना, तो वो तो 100 से भी पार चला जाएगा, कि 100 अमाउंट विल बी देयर जिसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। बस वही थोड़ा सा ऑलमोस्ट सारे ही हैं कवर्ड। 16 क्या भूषण, 16 कैटेगरीज नहीं है मेरे ख्याल से। यस यस यस, आरटीपी एमटीपी वीडियो विल बी अपलोडेड सून, वेरी सून, वेरी सून आई अपलोड ऑन द चैनल, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो कल अपन फिर दोबारा मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ लो नालायको।